हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल में, जहां आप जान पाएंगे बहुत सारी अजीब बातें। मैं हूं आपकी चिंचन दीदी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि ईवीएस बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, इसे पढ़ेंगे कैसे, और कितना भी पढ़ लो मार्क्स कभी अच्छे आते ही नहीं। तो फिर चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि हम ईवीएस कैसे पढ़ सकते हैं। क्या हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या ज़्यादा ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा रिफ्रेशर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। सही तरीका क्या है ईवीएस पढ़ने का, चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए, और चुनचुन दीदी की रिक्वेस्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू स्टडी ईवीएस। हाउ टू स्टडी ईवीएस एक बोले तो बहुत कॉमन सा सवाल है। सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्टडी ईवीएस। हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, हम बहुत ज्यादा बुक्स का नॉलेज भी गेन करते हैं, बाहर से पता नहीं बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, फिर भी हम ईवीएस पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमें ईवीएस कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जान ले कि ईवीएस में ऐसा क्या क्या चीज है जो हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहले हम जानेंगे कि ईवीएस के थीम्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अपनी प्रॉब्लम जाननी होगी कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ होती है। आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आपको समझने में प्रॉब्लम है, या तो फिर आप जो पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस आता नहीं है, या तो फिर जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाता नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले आप वो फाइंड आउट कर लीजिए, तो ही आप आगे जाकर के समझ जाएंगे कि आप ईवीएस क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप बुक रीडिंग कर पाते हो। ओके, अगर आप बुक रीडिंग कर पा रहे हो तो मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर नहीं है तो आपको इंग्लिश थोड़ी सी आपको अच्छी करनी होगी ताकि आप बुक रीड कर पाओ। असाइनमेंट्स जो दिया जा रहा है, जो आप करते हो, वो आप कर पा रहे हो अपने से, या तो फिर आपको किसी की मदद लेनी पड़ रही है। अगर ओके है तो वेरी गुड, आप असाइनमेंट्स अपने से कर रहे हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज दोनों ही ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अभी प्रॉब्लम जानने के लिए देखेंगे प्रोजेक्ट्स। तो ये भी क्या आप खुद से अपने से बना पा रहे हो, या फिर कोई आपको घर पे मदद करता है तभी आप बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। अगर ऐसा है तो भी आपको जानने की जरूरत है कि आखिर आपको ईवीएस में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। तो फर्स्ट है आपको इंटरेस्ट लाना है। लेट अस अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप कि जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपको कितना भी दबाव दिया जाए आप उसको पढ़ोगे नहीं। तो इंटरेस्ट कहाँ से होगा, पहले आप जान लो कि ईवीएस होता क्या है, उसमें आपको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो ये एक एक करके हम आज देखेंगे। सबसे पहले आपके बुक का फ्रंट पेज, आपके पूरे बुक का फ्रंट पेज जो ज्यादातर कवर के अंदर रहता है, उसके बारे में देखते हैं। इस कंटिन्यूशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बुक का फर्स्ट पेज जो हम लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं, या तो फिर इस बेचारे पेज का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि ये हमारी कवर के अंदर रहता है। जब हम अपनी बुक को कवर करते हैं तो ये सारे पेजेस उसके अंदर रहते हैं, मगर यहाँ बहुत सुंदर से, मैं तो इस बुक को हमेशा ही अप्रिशिएट करती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज जो लुकिंग अराउंड एनसीईआरटी का बुक है हमारा, जो केंद्रीय विद्यालय में खासकर इस बुक को फॉलो किया जाता है क्योंकि ये एक गोल्डन बुक है। इसके कंपेयर में अभी तक कोई बुक नहीं है, इसमें सारी इंडिकेशन आपको मिलती है। ये पेज जो है ये एक बार आप जरूर पढ़िएगा। ये पेज है नॉट फॉर द टीचर्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ रहता है ऐसे, नॉट फॉर द टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। और अभी तो बच्चों आप बड़े हो गए हो तो आप भी इसको पढ़ सकते हो, आपको तो पढ़ना आ गया है अच्छे से, तो आप भी इसको पढ़ सकते हो। तो ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देगा कि आपको आपकी ईवीएस की पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी एनसीएफ 2005 से ये बुक हमें मिली है और वहां से पब्लिश
होकर के ये एनसीईआरटी ने पब्लिश किया। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपको दिखेंगे और बहुत सारी चीजें आपको रिलेटेड आपको दिखाएंगे। इवन इतना ही नहीं, अगर आपको एनसीईआरटी का वेबसाइट चाहिए तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसका वेबसाइट क्या है, आप खोल सकते हैं उसको। उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी एनसीईआरटी आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे पोएम्स और स्टोरीज, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। तो अब है कि इस बुक में और क्या क्या लिखा है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं। आपके इस पेज में ही लिखा हुआ है कि इसका सिलेबस क्या है। अक्सर हम पूछते हैं कि ईवीएस में सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, तरह तरह की बुक को हम फॉलो करते हैं, मगर आप देखिए आपके बुक के फर्स्ट पेज में ये बड़े आराम से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें 6 थीम्स है। फर्स्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारे जो थीम्स है आपके इस बुक का, जो कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक हर बुक में हर चैप्टर्स का एक थीम है और सारे थीम एक जैसे हैं, रिलेट है एक दूसरे से। क्लास 1 में भी आपको ये 5 थीम 6 थीम मिलेंगे, 2 में भी मिलेंगे, 3 में भी मिलेंगे, 4 में भी और 5 में भी। वो थीम थोड़ा सा बड़ा करके भी। फिर सब थीम के बारे में लिखा है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड द प्लांट्स। इस पेज के नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ बड़े आराम से आपको दिखेगा कि व्हाट विल चिल्ड्रन लर्न। तो यहाँ से आप जान सकोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा एक्सेस चीज आप पढ़ लेते हो। यहाँ इंडिकेटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ज्यादातर कॉम्पिटेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी देखते होंगे कि आपको ऑब्जर्वेशन के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन दिए जाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये तीनों आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के लिए। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में फिर ये 6 नंबर का पॉइंट्स ये सारे आ जाते हैं। और ये मैं कहीं बाहर से आपको नहीं बता रही हूँ बच्चों, ये आपके बुक में है। आपको कहीं यहाँ बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं। आपका बुक में जो चीज आपको मिल जा रहा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चनिंग है, एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंट्स है, देन कॉपरेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैसे अपने जो सोसाइटी है उसके साथ आप दे पाओगे। तो थीम्स के लिए और जो चैप्टर में आपको पढ़ना है उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके बुक में ऑलरेडी दी हुई रहती है। तो हम इस फ्रंट पेज के बारे तो जान चुके कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये और हमारे लिए जानने के लिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए समराइज करके बताती हूँ। सबसे पहले कि हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत सारी चीजों से और जानकारियों से भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है कि अभी तक हम बहुत कुछ जान भी नहीं पाए हैं। तो आपके अंदर में इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी होना चाहिए। डीवीएस पढ़ने के लिए क्वेश्चन मार्क जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे होता है। जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ समझाया जाए, बुक में आप कुछ पढ़ो, तो एक क्वेश्चन होगा कि वो कैसे हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है मतलब आपको इंटरेस्ट है ईवीएस पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो अपनी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, हाउ टू इम्प्रूव आवर IQ लेवल। तो अभी हम चलते हैं आगे। फ्रॉम क्लास 1 to 5 EVS, जितने 1 to 5 में EVS के बुक हैं, चाहे 1 में हो या नहीं हो, मगर थीम सबकी एक ही होती है। अब वो थीम क्या है? सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये थीम हर बुक में आपको मिलेगी। सेकेंड है फूड, जो हर बुक में आपको फूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। थर्ड है शेल्टर, मतलब रहने की जगह, चाहे वो कैसी भी हो, तो ये हर बुक में आपको मिलेगा। ट्रैवल, कहीं के बारे में, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसी टूरिस्ट प्लेस वगैरह। ओके, देन थिंग्स वी मेक एंड डू। फिर है कि थिंग्स है मेक एंड डू, कि हम क्या कर सकते हैं। ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल चीज है जो हर क्लास के बुक में कोई ना कोई चैप्टर में आपको रिलेटेड मिल ही जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट पॉइंट है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है।
फैमिली एंड फ्रेंड्स ज्यादातर आपसे और आपके घर वालों से, आपके घर के आसपास के लोगों से ये जुड़ा हुआ कोई टॉपिक होता है जो आपके बुक में होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो किस थीम से रिलेटेड है। सबसे पहला काम कि आपको आइडेंटिफाई करना ही होगा कि कौन सा थीम है। क्या ये फूड है, जैसे कि आप कोई सलाद बना रहे हो, खा रहे हो, या फूड से रिलेटेड कोई है, कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। उसके बाद है वाटर से रिलेटेड है क्या वो चैप्टर, वाटर के बारे में कहीं भी कोई इंडिकेशन है, ठीक है, वो आप जान लो कि वाटर के बारे है या नहीं है। इसके बाद आता है आपका शेल्टर। तो शेल्टर में आप देख सकते हो कि शेल्टर के बारे में उसमें बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। अगर उस चैप्टर में कभी कभी मिक्सिंग भी होता है, एक साथ एक चैप्टर में 2-3 थीम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इट क्वाइट पॉसिबल, मगर ज्यादातर एक चैप्टर एक थीम को, बेसिक थीम को बेस करके बनाया गया है। तो हम विशेषकर हमारे केंद्रीय विद्यालय में जब हम एनसीईआरटी की इस बुक को फॉलो करते हैं तो ये बहुत सारी बातों से और बहुत सारी चीजों से भरी हुई होती है और जितना हम पहुंच ही नहीं पाते। फिर है ट्रैवल, और उसके बाद ट्रैवल के बाद है जो लास्ट है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, थिंग्स वी कैन डू एंड व्हाट नॉट डू। मतलब ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंट से बेस होती है, किस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, किस तरह से चीजों को हमें जानना है, सर्वे करना है, कलेक्शन करनी है, उस तरह की चीजें हमें सीखनी पड़ती है उस बुक में। तो बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पहले थीम क्या है आपके बुक में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। फिर आता है थीम के बाद आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का सब थीम। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली एक थीम है, मगर सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के कुछ सब थीम्स हमारी एनसीईआरटी बुक्स में है, और वो है रिलेशनशिप। कि फ्रेंड्स एंड फैमिली टॉपिक तो रिलेट कर गया, मगर ये किसके बारे बता रहा है, रिलेशनशिप्स के बारे बता रहा है। क्योंकि हम लोग कभी पढ़ते हैं ना, नानी की नानी को क्या बोलते हैं, मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे चीजें आती हैं रिलेशनशिप्स को लेके। तो वो हमारा एक पार्ट है। वर्क एंड प्ले, क्या ये वर्क के बारे, प्ले के बारे, जैसे हमारे हेल्पर्स कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से रिलेटेड अगर चैप्टर में है तो आप समझ जाइए ये फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो सब थीम है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स। अगर वो किसी एनिमल्स के बारे में है तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंडर में है। उसके बाद लास्ट है हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स से रिलेटेड है, सीड्स से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीज आप अब तक पढ़ भी चुके हो, तो आप अभी तुरंत भी रिलेट कर पा रहे होगे कि अरे हाँ वो चैप्टर मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली थीम के अंदर थी। ओके, तो सब थीम भी आपने निकाल लिया, थीम भी आपने निकाल लिया उस चैप्टर का। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि ये पूरी चैप्टर को बताने का मतलब क्या है, आपको पढ़ाने का मतलब क्या है, उससे आपको जानना क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसमें अब आपका मान लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर में आप पढ़ रहे हो एनिमल्स के बारे में, ओके, और प्लेसेस के बारे में, या तो फिर प्लांट्स के बारे में। तो जैसे सीड टू सीड एक आपका चैप्टर है, तो आप पढ़ना शुरू किए हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, तो उसमें से अभी आप पढ़ना शुरू कर दोगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर ये सीड मिलता है। तो अब क्लाइमेट इस तरह का होता है, क्लाइमेट इस तरह का होता है, वहां के जो प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, वहां पर ट्रेवलिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो फिर ये थोड़ा खोच-पोच हो जाएगा, एकदम अटपटा सा हो जाएगा कि आपका थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली, वहां आप इतना ज्यादा दूर तक कहां पहुंचे। तो बहुत सारी बुक्स में और रिफ्रेशर्स में जो आप पढ़ते हो वो एक्स्ट्रा थीम और एक्स्ट्रा चीजों को हाईलाइट करते हैं, जो मेन थीम है वो गायब ही हो जाती है, जिस वजह से जब आप ईवीएस के एग्जाम देते हो या ईवीएस जब पेपर्स आते हैं तो फिर आपको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ा मगर कुछ नहीं पढ़ा। तो रिलेट द चैप्टर विथ योर थीम। सबसे पहले अपने चैप्टर को आप थीम के साथ में रिलेट करेंगे, ओके, कि थीम क्या है इसका। सेकेंड है रिलेट द थीम एंड फाइंडिंग। तो फाइंडिंग उसका सब रिलेशंस है कि उसका जो सब थीम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उससे आपको रिलेशन बनाना है, और उसका जो थीम है उसमें आपको फाइंड कर लेना है कि इसके अंदर और भी कोई थीम है क्या या नहीं। ठीक है, उसके बाद थीम, चलिए आगे निकलते हैं। अब थीम हो गई हमारी रिलेट विथ योर प्रीवियस नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपको वो बुक में थीम मिल गया, ओके, मान लीजिए मैं आपकी क्लास 5 की बुक अगर लूं तो मेरे पास सामने सीड एंड सीड्स ही है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको रिलेट करूंगी अगर क्लास 4 से,
तो मुझे लगेगा कि हाँ, क्लास 4 में भी हमने प्लांट्स के बारे में कुछ तो पढ़ा था, और वो कौन सा चैप्टर था। तो आप कभी भी अपने जो कॉपीज होते हैं, क्लास वर्क कॉपीज होते हैं, उसको बेकार रद्दी में ना फेंकें, क्योंकि जो आपके थीम है वो तो क्लास 1 से रिलेटेड है आपके। तो आप 1 के बुक कॉपी भी खोल के देख सकते हैं कि वहां पर क्या नॉलेज हम लोग मिला था, हम क्या पढ़े थे उसमें से। तो वो जरूर रिलेट कीजिए, क्योंकि तभी आप आगे सीख पाओगे जब आप उसको रिलेट कर पाओगे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे। वरना फिर वो रट्टू तोता जैसे वाली हालत हो जाएगी, हमारे क्लास में रटते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं। 4 है रिलेट विद अदर सब्जेक्ट्स। आप अपने थीम को अदर सब्जेक्ट से रिलेट कीजिए। जैसे सीड एंड सीड्स का ही मैं एग्जांपल अभी ले रही हूँ, क्योंकि वही बुक मेरे सामने अभी है। तो अब सीड्स एंड सीड्स में आप देखिए, वहां पर आपको कैलकुलेशन भी दिखाया गया है कि 5 टाइप्स ऑफ सीड्स, इतने ग्रुप बनाने हैं, 5 ग्रुप बनाने हैं, वो एक एक्टिविटी दिया हुआ उसमें। तो क्या कि ये मैथ से रिलेटेड है कि नहीं। बीज की कहानी ये आपकी हिंदी से भी रिलेटेड है। तो आप फट से अपनी बुक खोल के देखो कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मैथ्स में कौन से चैप्टर में इस तरह से ग्रुपिज्म या काउंटिंग या फ्रैक्शंस इस तरह से दिया हुआ है। तो आप उसको जरूर रिलेट करो दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो क्या होगा कि आपकी जो बोझ है, बर्डन है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ईवीएस पढ़ना जैसे बहुत भारी बात होता है, तो वो आपको हल्का लगने लगेगा। आप खुद महसूस करोगे कि अरे वाह, ये सब तो मुझे पहले से ही आता है। तो फिर जानने को बचा क्या, अब तो 80% काम आपका हो गया। आप पहले से ही जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसके पहले से ही आप 80% सारी बातें तो आप पहले से ही जानते हैं, आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो फिर अब देखते हैं कि इसमें कुछ आप ढूंढने की जरूरत है, और वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम कॉम्पिटेंसी को बोलते हैं, और ये इंडिकेटर्स आप जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसके ऊपर भी आपके टीचर्स लिखे हुए रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन है, और ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स है। तो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो, इसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करने लायक क्या चीज है। कोई रिपोर्टिंग है, कोई ड्राइंग है, कोई पिक्चर्स है क्या वहां पे। तो वो सारी चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन में आएगी, और उन पिक्चर्स को जो आपके बुक में दिए हुए हैं आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वही ज्यादातर ऑब्जर्वेशन में रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं। देन आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपके आती है डिस्कशन आती है, एक्सप्रेशंस आती है, एक्सप्लेनेशंस आती है, तो और क्लासिफिकेशन आती है। तो इसमें आप उस चैप्टर से आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीज के ऊपर आपको डिस्कशन करना जरूरी है, जो कि थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है ना। और फिर क्या चीज है जो एक्सप्रेशन करना जरूरी है, ड्राइंग या तो बॉडी मूवमेंट, क्रिएटिव राइटिंग। तो यहाँ जो है जो इम्पोर्टेंट रोल आपका अदा करेंगे वो है कि आपके बुक में किस तरह की चीजों को आपको इंडिकेट किया गया है, और कौन सी चीजें आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताई जा रही है। जैसे कि पिक्चर प्लांट इस पूरे सीट टू सीट में आपके लिए नया है, वेलक्रो बिल्कुल नया चीज है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि ये वेलक्रो से बना हुआ चीज हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप आइडेंटिफिकेशन वहां से करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे उस बात को कि हाँ, मेरे घर में वेलक्रो है, बेल्ट में है, जूते में है, वेलक्रो है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेलक्रो ना ऐसे बना होता है, उस ऊपर में लूप होती है, नीचे में भी एक हुक होती है, तो ऐसे बना होता है। फिर आप उसी में बात करेंगे कि ये इन्वेंशन किसने किया था। तो ये सीड के द्वारा इन्वेंशन हुआ था, ये आप बताएंगे। फिर क्लासिफिकेशन करके आप क्या बताएंगे, अरे सीड मतलब वो नहीं जो हम दाल के रूप में खाते हैं, अरे सीड मतलब वो भी नहीं जो हम एप्पल में खाते हैं और बीज फेंक देते हैं, ये ना अलग तरह की सीड थी। तो यही आया कौन सी अलग तरह की सीड, तो आ गया ये एक्सप्लेनेशन और क्लासिफिकेशन की सीड कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ये हुक वाली सीड है। अच्छा, चलो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन आपकी पूरी हो गई। अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तो वो चीज है जो कि बियॉन्ड लिमिटेशन है, कि आप जितना उस बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन कर सको। ठीक है, यू गेट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू स्टडी। अब आपको स्टडी करने का इम्पोर्टेंट पार्ट मिल जाएगा कि आपको उस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हो गई अब आपके लिए, जो कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी आ गई, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर भी आ गई। ठीक है,
और जैसे मॉस्किटो वाली चैप्टर थी, तो उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में नोबेल प्राइज मिला था मिस्टर रोज को, तो फिर वो एक हमारे लिए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है कि हम लोग उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जान सके। ज्यादातर हम लोग आपको जब एक्स्ट्रा नॉलेजेस देते हैं तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से ही देते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं जो आप जान सकते हैं और आपकी उम्र में वो जानना जरूरी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज योर टाइम्स, यहाँ तक तो अब आप जान चुके हो कि कैसे आपको थीम निकालना है, कैसे सब थीम निकालना है और कैसे आपको इंडिकेटर्स वहां पर इस्तेमाल करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें रिलेट कर रहे हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो कभी कभी उसमें मैपिंग वगैरह जो है हमारी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में आती है। देन इसमें ड्राइंग की भी और बात है, फिर लेबलिंग की बात है, ये सारे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में हम ले सकते हैं। और कभी कभी ये हमारी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में भी आ जाती है। तो मैपिंग वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट होता है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी पार्ट होता है। तो जानने के बाद आपको क्या करना है, यूज योर टाइम फॉर योर क्रिएटिव थिंग्स। अब क्या कि आपको अपना टाइम क्रिएटिव थिंग्स में यूज करना है। ऐसा नहीं कि सारा दिन बैठ के पढ़ते रहो। अवॉइड ओवर ईटिंग, मैंने इसलिए लिखा है, ये मेरा जेरी भाई है तो इसलिए ओवर ईटिंग लिखा है कि आप एक्सेस मत पढ़ो। सबसे पहले तो आप एक्सेस मत पढ़ो, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो। मान लो कि आज आपने एक चैप्टर का थोड़ा सा भाग किया तो बस उतना ही करो। बहुत ज्यादा डेली ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल में ही के अकॉर्डिंगली अपनी काम करने की कोशिश करना है। बहुत बार हेर फेर हो जाता है, टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है, बाई चांस गेस्ट आ गए या ऐसा कुछ भी हो सकता है, मगर कोशिश यही करनी है कि अपने टाइम टेबल के अनुसार हमें चलने की कोशिश करनी है। और टाइम टेबल कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट टच नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क का अलग टाइम टेबल में रखिए टाइम, और चारों सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अपने पर्सनल पढ़ने के लिए, ट्यूशन का नहीं, ना ही टीचर का या किसी और का, आप पर्सनली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप खुद से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। अब जब नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं किसी से, घर से या अपने टीचर से कि मुझे ये दिक्कत है, मगर पर्सनल टाइम जरूर रखिए कि इस पर्सनल टाइम में सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। डू योर वर्क इन योर टाइम, और टाइम पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन में ही ज्यादा काम नहीं करना। जैसे आज प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो कल ही सबमिट करने का डेट आ गया तो क्या करें, सारा दिन भर बैठ के आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से करने से ये ओवरलोड होगा आपके ऊपर में और ज्यादा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है डोंट यूज मोबाइल मच। ज्यादा मोबाइल यूज ना करें, जितनी पढ़ाई के समय जरूरत है उतना ही। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत देर तक मोबाइल में बैठ जाते हैं, गेम खेलते हैं, मूवीज देख लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है। ये आपके सबसे पहले ब्रेन को नुकसान देता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन एंड IQ लेवल दोनों ही कम हो जाती है और साथ में आपकी आंख में भी बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो मोबाइल कम यूज करें, जितना जरूरत है उतना ही इसका इस्तेमाल करें। अपनी हैंडराइटिंग स्किल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, क्वेश्चंस तो आप टिक करके सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप दोबारा उस चीज को करते हैं तो आप भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि आप उसे लिख लिख के याद नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो EVS में स्पेशली आपको हैंडराइटिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी क्वेश्चन आंसर आप पढ़ रहे हो, जो नया थ्योरी आप जाने, कुछ नए प्रैक्टिकल्स आप जाने, तो आप खुद में ही, कोई और टीचर नहीं, सेल्फ टीचर तो सबसे अच्छा टीचर होता है, खुद में ही खुद को लिख के दिखाइए। नाउ आई एम अ टीचर, अब मैं अपना कॉपी चेक करूंगा, देखता हूं कि कैसे मैंने लिखा है। आप खुद करेक्ट कीजिए, दूसरे दिन फिर उसको लिखिए। तो रिपीट वे में आप अपनी हैंडराइटिंग स्किल को आगे बढ़ाइए, उसको बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये EVS पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिखने का स्पीड, हैंडराइटिंग उसकी कैसी है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज नहीं तो कल इसकी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। खास बात बताऊं, जब हम किसी के आंसर शीट्स देखते हैं, कॉपियां देखते हैं, तो जब बुरी हैंडराइटिंग होती है तो पहले से ही एक इंप्रेशन बैठ जाता है, ओह पता नहीं इसने कैसे लिख दिया, क्या लिखा है पता नहीं, हैंडराइटिंग तो इतनी गंदी है, लिखेगा क्या, ये इंप्रेशन एक आता। मगर जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और आप एक आध पॉइंट्स छोड़ भी देते हैं तो लगता है बच्चा तो बहुत अच्छा है, इतने सुंदर से लिखा है, लगता है कि टेंशन से 2 लाइन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम उसे फुल मार्क्स फिर भी दे देते हैं। एक इंप्रेशन बैठता है, आपकी हैंडराइटिंग जैसी होगी वैसा ही हम एग्जामिनर समझता है कि आप वैसा ही हो। तो हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है EVS पढ़ाई करते समय।
इसके बाद है आपकी फिजिकल जो हेल्थ है उसके बारे में, जो आप कम पानी पीते हो। ज्यादातर पेरेंट्स की बहुत बार मेरे पास कंप्लेन भी आती है, बच्चा पानी बहुत कम पीता है। अगर आप पानी कम को पियोगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। इसलिए आपको 2-2 घंटा में कम से कम पानी पीते रहना है और हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं। कभी कभी जंक फूड खा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आप बच्चे हो, आपको चिप्स खाने का, कुरकुरे खाने का मन करता होगा तो कभी सप्ते में 1 बार 2 बार आप खा लिए तो कोई बात नहीं, मगर रेगुलरली जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाना है और पानी बहुत ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, हर 2-2 घंटे में। एक्सरसाइजेस और डीप स्लीप, तो देखते हैं कि आप पढ़ने जब बैठते हो तभी आपको नींद आता है। बहुत बच्चे तो ऐसे भी बोलते हैं, मैडम जैसे बुक खोलते हैं इतनी जोर की नींद आती है कि कुछ कहना नहीं। तो ये आपका किसी जगह से मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है कि आपकी नींद कभी पूरी नहीं हुई है। आप हो सकता है रात में देर से सोते हो या सुबह देर से उठ रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि सुबह हम अगर 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी, मगर ये आपके जो दिमाग है उसको भी सुला देता है, आपकी एक्टिवनेस कम कर देती है। इसलिए अच्छा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock उठने का टाइम रखें और एक्सरसाइजेस करें, जिससे इस तरह के जो हरकत आप करते हो क्लास में या तो आपके साथ प्रॉब्लम्स जो होती है, जो सोने का, नींद का, थकान का, वो ठीक हो जाएगा। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। सुबह सुबह उठ के आपको भरपेट पानी पीना है, खाली पेट में 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकते हैं पानी पी के फ्रेश होना है, ठीक है। फिर प्रेयर करके और एक्सरसाइजेस करके जल्दी से जल्दी नाश्ता करना है, नहा धोवा के रेडी होना है, ओके। तो यहाँ तक आपकी थी डेली शेड्यूल और किस तरह से आपको हेल्प करेगा ये ईवीएस पढ़ने में, ये सारी शेड्यूल और किस तरह से चैप्टर्स आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इन सारी बातों में सबसे जरूरी बात अब आती है कि आप हमेशा खुश रहें, किसी भी तरह का मेंटल टेंशन से ना गुजरे और हमेशा खुश रहें। कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। जिस तरह से जिंदगी में दुख आते हैं वैसे भी सुख भी आते हैं, कभी भी मौसम एक जैसा नहीं रहता। आज खुशी है तो कल दुख भी होगा और आज दुख है तो कल खुशी भी होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आपको किसी भी हालत में अपने आप को खुश रखना है, तभी आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे पाएंगे और बहुत इंजॉय करके अपनी ईवीएस को आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि खुशी मन से जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे पढ़ाई को। जैसे आप गेम इंजॉय करते हैं वैसे आप पढ़ाई को भी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। बच्चों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप कुछ नई बातों को भी सीख चुके होंगे, है ना। इसमें आप बहुत सारी नई बातों को सीख चुके हैं कि कैसे आपके ईवीएस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं और कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप कैसे अपनी IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। तो सब बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी IQ लेवल बढ़ाएं या फिर हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। तो कोई बॉटम एंड बॉर्न ऑफ इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ खास बातें जो आपको इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपको ये बताएंगे कि आप कैसे इंटेलिजेंट बन सकते हैं या अपनी मेमोरी पावर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, नए नए ट्रिक क्या है। तो इस बार के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन बातों को सीख सके, ठीक है। तब उन्हें भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और अपनी टाइम टेबल बनाना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड तक बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी।